जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके चैनल इकोनॉमिस्ट उदयभान सिंह पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं बजट की एबीसीडी। जैसे पहले से ही आप लोगों को पता है कि बेसिक इकोनॉमी के संदर्भ में प्रतिदिन सामान्यतया एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कुछ बेसिक इकोनॉमी से संबंधित अवधारणाएं हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बजट और उससे संबंधित अवधारणाएं डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था की समझ कुछ समझना चाहता, जानना चाहता, उसके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आपके साथ बातचीत करेंगे बजट क्या है। देखो मित्रों, बजट आय और व्यय का एक ब्यौरा होता। हम देश या राज्य या सरकार की बजट की बात अभी न करके हम थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर सोचें तो एक परिवार में भी या हम अपने मंथली खर्चे का एक विवरण बनाते हैं कि हमारा मंथली खर्चा कितना है, कितना हमको महीना प्राप्त होने वाला, कहाँ से आय आएगी, किस प्रकार हम खर्च करेंगे। तो हम अपने महीने के खर्चों का विवरण, आय व्यय का विवरण हम तैयार करते हैं। तो हमारी पारिवारिक बजट होती है, हमारी व्यक्तिगत बजट होती है। तो उसी प्रकार जब सरकार द्वारा जब सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए अपने आय व्यय का एक विवरण तैयार किया जाता है तो बजट कहलाता। तो आपसे पूछा जाए कि बजट क्या है, तो आप कहना बजट एक आर्थिक दस्तावेज है जिससे किसी भी सरकार के वार्षिक आय व्यय के विवरण का पता चलता। बजट से यह पता चलता कि सरकार के व्यय की मदें क्या क्या है, अर्थात सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च करने वाली है, किन किन मदों में किन किन जगहों पर सरकार द्वारा पैसा खर्च किया जाएगा, इसके बारे में। तो दूसरी तरफ आय प्राप्तियों से यह पता सरकार को धन प्राप्त कहाँ से होगा, इसके बारे में बताया जाता। तो बजट से हमारे व्यय की मदों और प्राप्तियों से हमें धन कहाँ से प्राप्त होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि बजट क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बजट आय, बजट व्यय और प्राप्तियों का एक विवरण। बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हम किसी भी देश के आय और व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट प्रत्येक देश का होता, बजट प्रत्येक राज्य का होता, यहाँ तक कि जिले स्तर पर भी बजट बनाई जाती है। तो बजट एक आर्थिक दस्तावेज है जिसमें किसी भी सरकार के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के आय और व्यय का विवरण होता, उसके खर्चे और प्राप्तियों का विवरण होता है। अंडरस्टूड। तो बजट आय और व्यय का एक विवरण है। आगे बढ़ बजट, जहां तक भारत में बजट का प्रश्न है, तो भारत में बजट की उत्पत्ति
ब्रिटिश काल से में ही हो जाती है। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत में एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया जिसे बजट कहा जाता है, जिसे बजट कहा गया। 1860 में भारत में जेम्स विल्सन द्वारा एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया जिसे बजट बजट कहा गया। जेम्स विल्सन तत्कालीन वायसराय कैनिंग के कार्यकारिणी में वित्त विशेषज्ञ सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे। तो जेम्स विल्सन ने कहा कि जब ब्रिटिश भारत में बजट प्रस्तुत की जाती है, ब्रिटेन में बजट प्रस्तुत की जाती है, तो भारत में क्यों नहीं बजट प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो और उन्होंने इसके बाद यह प्रयास किया कि भारत में बजट प्रस्तुत किया जाए और सफल भी हुए। तो भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत की गई। एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया जिसे बजट कहा गया। बजट आय और व्यय का विवरण होता है। बजट आय और व्यय का विवरण होता है, विवरण होता है। तो हमने अभी एक फैक्ट बताया कि बजट क्या है, तो आप कहना बजट आय और व्यय का विवरण है। बजट पहली बार कब प्रस्तुत की गई भारत में? 1860 में प्रस्तुत की गई। 1860 से अगर हम कहें भारत में बजटी इतिहास, भारत में बजटी घटनाक्रम, बजटी घटनाक्रम की अगर हम बात करें आपसे, तो 1860 में भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। जेम्स विल्सन द्वारा 1860 से लेकर 1924 तक भारत में एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। भारत में एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता था। 1824 तक भारत में केवल एक बजट प्रस्तुत किया जाता था। 1924 तक, 1860 में शुरू हुआ और 1924 में ही भारत में अकवर्थ कमेटी बनाई गई थी, अकवर्थ समिति बनाई गई थी। अकवर्थ समिति ने भारत सरकार से सिफारिश किया कि भारत बजट को दो भागों में बांट दिया जाए। बजट को दो भागों में, रेलवे बजट और सामान्य बजट। सामान्य बजट, रेलवे बजट और सामान्य बजट। तो इस सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और 1925 में 1925 से दो बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। 1925 में पहली बार भारत में रेलवे बजट प्रस्तुत की। बजट का इतिहास भारत में 1860 में शुरू होता है। 1860 से 1924 तक भारत में केवल एक बजट प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद 25 से भारत में दो बजट प्रस्तुत किए जाने लगा, रेलवे बजट और आम बजट। यह 2016 तक चलता रहा उपक्रम। 2017 में
रेलवे बजट को सामान्य बजट में पुनः मर्ज कर दिया गया और 2017 से केवल सामान्य बजट प्रस्तुत किया जाने लगा है। केवल सामान्य बजट अब प्रस्तुत किया जा रहा है। रेलवे बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया है, अंडरस्टूड। तो वर्तमान में भारत में केवल अब एक बजट प्रस्तुत किया जा रहा, सामान्य बजट। क्लियर हुआ? तो अभी भारत में बजटी इतिहास का एक हम घटनाक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया कि कैसे बजट का भारत में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो। अंडरस्टूड? देखिए, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। भारतीय संविधान और बजट और बजट, भारतीय संविधान और बजट, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं कोई प्रॉपर उल्लेख नहीं किया गया। प्रत्यक्षतः बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया, बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया। प्रत्यक्षतः बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अंडरस्टूड? अनुच्छेद 112 में, आर्टिकल 112 में कहा गया है, अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे बजट की संज्ञा व्यवहारिक तौर पर दी गई। अनुच्छेद 112 वित्तीय विवरण की बात करता है और यह कहता है कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में एक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे व्यवहारिक तौर पर बजट का नाम दिया गया है। अंडरस्टूड? तो यह अभी हमने बताया कि बजट क्या है, भारत में बजट का इतिहास क्या। तो आप यही कहना कि बजट एक विशेष प्रकार का वित्तीय विवरण होता है। बजट एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकार अपने व्यय और प्राप्तियों के बारे में समग्र जानकारी देती है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष का एक आर्थिक एजेंडा होता है। आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक गतिविधियों का यह एक एजेंडा है। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। बजट और उसके घटक। अभी हमने आपको बजट के बारे में बताया कि बजट क्या है। बजट के दो घटक होते हैं, एक सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक प्राप्तियां, पब्लिक रिसिप्ट। दूसरा सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके दो सार्वजनिक प्राप्तियों के दो भाग हैं, राजस्व प्राप्तियां, प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां।
राजस्व प्राप्तियों के दो भाग हैं, कर रा, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ऋण, विनिवेश को मुख्य रूप से रखा जाता है। ऋण और विनिवेश को मुख्य रूप से रखा जाता है। सार्वजनिक व्यय की जब बात करते हैं तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय होता है। तो बजट के जो घटक हैं अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बजट के मेनली दो घटक हैं, सार्वजनिक प्राप्तियां और सार्वजनिक व्यय। बजट के दो घटक मुख्य रूप से हैं, पब्लिक रिसिप्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम पब्लिक रिसिप्ट क्या होता, सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां पब्लिक रिसिप्ट कहलाती। सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां पब्लिक रिसिप्ट कहलाती है। अंडरस्टूड। सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां पब्लिक रिसिप्ट कहलाती है। अंडरस्टूड। पब्लिक रिसिप्ट में सरकार का आय भी होती है और सरकार जो विभिन्न जगहों से ऋण लेती है वह भी इसमें सम्मिलित होता है। पब्लिक रिसिप्ट में सरकार की आय और सरकार द्वारा विभिन्न जगहों से लिया गया ऋण भी सम्मिलित होता है। तो हमने क्या कहा कि सार्वजनिक प्राप्तियों का मतलब होता है सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाला धन। सार्वजनिक प्राप्तियां जब बढ़ती हैं तो सामान्यतः माना जाता है कि सरकार की आय में वृद्धि हो रही है, परंतु मित्र ऐसा अनिवार्यतः नहीं है। सार्वजनिक प्राप्तियां जब बढ़ती हैं तो इसका अर्थ होता है कि सरकार की आय में वृद्धि हो रही है। अंडरस्टूड। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सार्वजनिक प्राप्तियों को लेकर के ही। स- सार्वजनिक प्राप्तियां, पब्लिक रिसिप्ट। हमने कहा कि सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त, सरकार को विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां, होने वाली प्राप्तियां, सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां पब्लिक रिसिप्ट कहलाती है। अंडरस्टूड। सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियां पब्लिक रिसिप्ट कहलाती है। पब्लिक रिसिप्ट के हमने कहा कि सार्वजनिक प्राप्तियों के दो भाग हैं, जैसा कि मैंने चार्ट में बनाया भी है। सार्वजनिक प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां।
तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्व प्राप्तियों। ऐसी प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं जिससे सरकार की लायबिलिटीज में वृद्धि नहीं होती है, सरकार की संपत्ति में कमी नहीं आती है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता में वृद्धि नहीं होती है और सरकार की संपत्ति में कमी नहीं होती है, उसे राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। ऐसी प्राप्तियां प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता में वृद्धि नहीं होती है, सरकार की देयता में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है और नहीं और न ही सरकार की संपत्तियों में कमी आती है, सरकार की संपत्तियोयों में कमी आती है, कमी आती है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां सरकार के आर्थिक गतिविधियों का पुरस्कार होती है। राजस्व प्राप्तियां सरकार के आर्थिक गतिविधियों का प्रतिफल होती है। जब आर्थ जब राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होती है, जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां बढ़ती हैं, तो इससे सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय मैनेजमेंट के बारे में हमें पता चलता है। राजस्व प्राप्तियों का बढ़ना सरकार के लिए बेहतर माना जाता है। राजस्व प्राप्तियों का कम होना सरकार के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्लियर हुआ? हमने कहा ऐसी प्राप्तियां जिससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होती, न सरकार की संपत्तियों में कमी होती है, राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। राजस्व प्राप्तियों की हम बात जब करते हैं तो राजस्व प्राप्तियों के दो भाग हैं। एक कर राजस्व, कर राजस्व, और दूसरा गैर कर राजस्व, कर टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बारे में अब हम आपके साथ परिचर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज टैक्स रेवेन्यू? सरकार को विभिन्न करों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। सरकार को विभिन्न करों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां कर राजस्व कहलाती है। करों से प्राप्त होने वाली आय, करों से प्राप्त होने वाली आय, आय कर राजस्व, चाहे वह डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, इससे सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसे कर राजस्व कहा जाता। जब कर राजस्व से अधिक प्राप्त होगा, कर राजस्व अधिक होगा, तो इसका अर्थ है कि सरकार को कर से, सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार की नीतियां हैं, उसके कारण देश में विकास हो रहा, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा। जब देश में विकास अधिक होगा, उत्पादन में वृद्धि अधिक होगी, लोगों की आय बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, तो सरकार को टैक्स से अधिक आय प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं गैर कर राजस्व। राजस्व प्राप्त
प्राप्तियों का वह भाग गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व या राजस्व प्राप्तियों का वह भाग होता है जो करों के अतिरिक्त होता है। राजस्व प्राप्तियों का वह भाग, राजस्व प्राप्तियों का वह भाग जो करों के अतिरिक्त होता, जो करों के अतिरिक्त होता, अतिरिक्त होता। राजस्व प्राप्तियों का वह भाग जो करों के अतिरिक्त होता है गैर कर राजस्व कहलाता है। इसमें क्या क्या आता है? लाभ, लाभांश, उपहार प्राप्तियां। सामान्यतः लाभ, लाभांश, उपहार, ब्याज प्राप्तियां यह गैर कर राजस्व के एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो आप कहना नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्व प्राप्तियों का एक भाग है जो करों के अतिरिक्त होता। करों के अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों का वह भाग नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है जो सरकार की आर्थिक गतिविधियों का प्रतिफल होता। एग्जाम्पल पूछा जाए नॉन टैक्स रेवेन्यू का तो लाभ आप कहना, लाभांश बताना, उपहार बताना, ब्याज प्राप्तियां बताना। इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में जाना जाता। तो राजस्व प्राप्तियां टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों का योग होती। इनके बढ़ने से सरकार की लायबिलिटीज कम होती है। इनके बढ़ने से सरकार की संपत्तियों में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि इनका बढ़ना यह माना जाता है कि सरकार की संपत्ति में वृद्धि हो रही है, विकासात्मक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। अंडर स्टोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमने सार्वजनिक बजट का एक भाग डिस्कस किया, सार्वजनिक प्राप्तियां, और सार्वजनिक प्राप्तियों का एक भाग डिस्कस किया राजस्व प्राप्तियां। अब है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। तो आप कहना सार्वजनिक प्राप्तियों का वह भाग, सार्वजनिक प्राप्तियों का वह भाग पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है। सार्वजनिक प्राप्तियों का वह भाग पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है जिससे या तो सरकार की संपत्ति में कमी आती है या सरकार की देयता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक प्राप्तियों का वह भाग, सार्वजनिक प्राप्तियों का वह भाग, वह भाग जिससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है, जिससे सरकार की देयता में वृद्धि होती है या सरकार की संपत्तियों में कमी आती है। सरकार की संपत्तियों में कमी आती है। इसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता। हमने कहा कि सार्वजनिक
प्राप्तियों का वह भाग पूंजीगत प्राप्तियों कहलाता है जिससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ जाती है या सरकार की संपत्ति में कमी आती है। अगर आपसे एग्जाम्पल मांगा जाए तो आप कहना ब्याज देता, ऋण, विनिवेश, प्राप्ति, यह क्या है? पब्लिक रिसिप्ट है। अगर सरकार ऋण ले रही है तो उसे इन फ्यूचर चुकता भी करना पड़ेगा। अगर सरकार ऋण ले रही है तो सरकार को इन फ्यूचर चुकता करना पड़ेगा, जिससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ेगी। उस लिए गए ऋण पर ब्याज भी सरकार को देना पड़ता है, जिससे सरकार की ब्याज देयता में वृद्धि होगी। अंडरस्टूड? तो ऋण हो या ब्याज देता हो, जब ऋण लेंगे तभी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो इससे जो जो हमें जो होता है ब्याज, पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं वह कहीं न कहीं हमारी लायबिलिटीज को बढ़ाती। विनिवेश जब हम करते हैं तो सरकारी संपत्ति को पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों को हम बेचते हैं, उसके शेयर बेचते हैं। तो विनिवेश से हमें तुरंत धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन सरकार के एसेट में कमी आती है, सरकार की संपत्ति में कमी आती। जब ऋण लेंगे तो हमारी देयता में वृद्धि होगी, जब विनिवेश ले करते हैं तो संपत्तियों में कमी हो। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाए कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, तो ऐसी प्राप्तियां जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ती हो या गवर्नमेंट की सरकारी संपत्तियों में कमी आती हो, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिसिप्ट, सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट। पूंजीगत संपत्तियों का बढ़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता या एकदम अच्छा नहीं है। मजबूरी में सरकार को ऋण लेना पड़ता, मजबूरी में सरकार को अपने एसेट बेचना पड़ता। तो पूंजीगत संपत्तियों का बढ़ना किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। अंडरस्टूड? तो अभी हमने आपको बताया सार्वजनिक प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, इनके बारे में बताया। बजट का दूसरा घटक है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय बजट का दूसरा घटक है। सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर का दूसरा घटक है। सॉरी, पब्लिक बजट का दूसरा घटक पब्लिक एक्सपेंडिचर। बजट का दूसरा घटक पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आपसे कोई पूछता है कि सार्वजनिक व्यय क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्लियर हुआ? सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जो व्यय किया जाता है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर के दो भाग हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक राजस्व व्यय है और दूसरा पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार
और भारत की राज्य सरकारों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार और भारत की राज्य सरकारों को अपने व्यय को दो भागों में बांट कर दिखाना होगा। एक राजस्व व्यय होगा, दूसरा पूंजीगत व्यय होगा। यह वर्गीकरण संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुसार है। संवैधानिक दिशा निर्देश कहते हैं, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुसार यह वर्गीकरण अति आवश्यक है। अंडर राजस्व व्यय, अब हम आते हैं व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय क्या है, इस पर हम चर्चा कर लें थोड़ा सा। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का मतलब होता है, राजस्व व्यय का अर्थ है चालू व्यय। सरकार द्वारा वर्तमान गतिविधियों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। सरकार द्वारा वर्तमान गतिविधियों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसे राजस्व व्यय कहा जाता है। जैसे कर्मचारियों को वेतन देने, ब्याज अदायगी करने पर या पुरानी संपत्तियों के रख रखाव करने पर या मरम्मत करने पर, सब्सिडी देने पर, यह सब के सब क्या है, आपके राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कहाँ किया जाता है, चालू गतिविधियों पर खर्च किया जाता है। चालू गतिविधियों, वेतन देना हो, रक्षा व्यय हो, सब्सिडी हो, ब्याज अदायगी हो और अनुरक्षण व्यय हो, और अनुरक्षण व्यय हो, यह सभी व्यय क्या कहलाते हैं, राजस्व व्यय कहलाते हैं। क्लियर हुआ। हमने कहा कि राजस्व व्यय जो होते हैं चालू गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि राजस्व व्यय के एग्जाम्पल क्या है, वेतन, रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज अदायगी, अनुरक्षण व्यय, इस तरह के व्यय जो होते हैं चालू व्यय होते हैं। चालू व्यय को डायरेक्टता, प्रत्यक्षता गैर उत्पादक माना जाता है, गैर उत्पादक, गैर विकासात्मक, गैर रोजगार परक और रोजगार परक। जो करंट एक्सपेंडिचर है डायरेक्टली नॉन प्रोडक्टिव, नॉन डेवलपिंग, नॉन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिव होता है। यह प्रत्यक्षता गैर उत्पादक, गैर विकासात्मक, गैर रोजगार परक होता है। अंडरस्टूड। तो राजस्व व्यय से डायरेक्टली किसी नई संपत्ति का सृजन नहीं होता, बल्कि पुरानी संपत्तियों का संवर्धन होता। पहले से चली आ रही गतिविधियों पर ही इसे खर्च किया जाता है। राजस्व व्यय का बहुत अधिक होना उपयुक्त नहीं माना जा सकता। राजस्व व्यय को कभी शून्य नहीं किया जा सकता। राजस्व व्यय में कटौती की जा सकती है, लेकिन राजस्व व्यय कभी जीरो नहीं हो सकता। अगला है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत व्यय। कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत व्यय। ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता, जिससे नई संपत्तियों का सृजन होता।
ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जिससे नई संपत्ति का क्रिएशन होता। न्यू संपत्ति का जो है क्रिएशन होता, न्यू संपत्ति क्रिएट की जाती। क्लियर हुआ? नई गतिविधियों को बढ़ावा मिलता, इसे कहा जाता उत्पादकी होता है, विकासात्मक होता है, डायरेक्टली रोजगार परक होता है, परक होता, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिव होता, नई संपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता, नई संपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। यह प्रोडक्टिव होता है, डेवलपिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिव होता है, नई संपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। अंडरस्टूड? तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप कहना ऐसे एक्सपेंडिचर को, सच एक्सपेंडिचर इज टू बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर who promote new economic activity, who promote directly developing activity, who create new asset, who generate employment, that is called capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना अधिक होगा उतना देश में उत्पादकी गतिविधियों को अधिक बढ़ावा मिलेगा, देश में डेवलपमेंट को अधिक बढ़ावा मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो आउटपुट आते हैं तुरंत भी आते हैं और लॉन्ग टर्म में भी मिलते हैं। तो अभी हमने कहा कि सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा जाता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन। यह एक संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर को दो भागों में बांटा जाता। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जा राजस्व व्यय का नेचर क्या है, तो आप कहना कि राजस्व व्यय गैर उत्पादक होता है, गैर विकासात्मक होता है, गैर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिव होता, इससे डायरेक्टली रोजगार उत्पन्न नहीं होता, डायरेक्टली विकास नहीं होता, इससे नई गतिविधियों का सृजन नहीं होता, बल्कि यह पुरानी गतिविधियों को एक्सिलरेट करता है, पुरानी पहले से चली आ रही गतिविधियों का संवर्धन करता है। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो है, पूंजीगत व्यय की प्रकृति इसके ठीक उल्टा होगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों इक्वल होने चाहिए। सरकार पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देगी और राजस्व व्यय में कटौती करेगी और दोनों को इक्वल 50-50% पर लाएगी। लेकिन यह लक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं किया जा सका। आज जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपया है तो इस 100 रुपये में लगभग 70 रुपया जो है वह राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय 30 रुपया है। तो राजस्व व्यय 2/3 से अधिक है, पूंजीगत व्यय लगभग 1/3 है। तो राजस्व व्यय जब लगातार बढ़ेगा तो इससे पूंजीगत व्यय के लिए संसाधन कम होंगे। वर्तमान में राजस्व व्यय अनेक कारणों से बढ़ रहा है। वर्तमान में राजस्व व्यय में जो वृद्धि हो रही है
किसी एक कारण से नहीं हो रही, अनेकों कारण से हो रही। वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को बढ़ावा दिया जा रहा, फ्री रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा, इसके फ्री रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा, इसके कारण राजस्व व्यय में वृद्धि हो रही है, सब्सिडी बढ़ावा दिया जा रहा, रक्षा व्यय को बढ़ावा दिया जा रहा, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। इन सब के कारण जो हमारा राजस्व व्यय बढ़ रहा है। राजस्व व्यय होना भी चाहिए, लेकिन एक सीमा से जब अधिक राजस्व व्यय बढ़ने लगता है तो यह अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक दबाव डालता है, अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो राजस्व व्यय का बढ़ना बहुत अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड। राजस्व व्यय का एक सीमा तक रहना ही उपयुक्त है। राजस्व व्यय बढ़ेगा तो सरकार को अधिक ऋण लेना पड़ता, सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी और राजस्व घाटे में वृद्धि होगी। तो यह है सार्वजनिक व्यय को हमने आपको बताया। आपसे प्रश्न राजस्व और पूंजीगत व्यय की परिभाषा को लेकर के, इनके प्रकृति को लेकर के, इनके बढ़ने या घटने के कारण को लेकर के पूछा जा सकता। राजस्व व्यय के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, राजस्व पूंजीगत व्यय के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। यह किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो राजस्व व्यय जो है, सार्वजनिक व्यय का जो यह वर्गीकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, यह कहीं न कहीं यह वर्गीकरण जो है संवैधानिक आधार पर, एज पर डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारतीय संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार यह वर्गीकरण किया गया। प्रत्येक सरकार के लिए यह वर्गीकरण जरूरी है। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? चलिए, तो इस प्रकार मित्रों अभी हमने बजट के घटक आपको डिस्कस किया कि बजट क्या, इनके डिटेल में हम आगे आपको अगली क्लास में, जैसे हमने कर राजस्व की बात किया, तो कर क्या है, कर राजस्व क्या है, कर राजस्व से संबंधित जो टर्मोलॉजी है उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, तो अभी हमने बजट की परिभाषा बताई, इट्सेट्रा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर होगा। अगली क्लास हमारी जो कल होगी उसमें टैक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, कर और कर राजस्व की बात करेंगे, करों के वर्गीकरण, कर से संबंधित अवधारणाओं। 2 दिन का मेरा लेक्चर टैक्सेशन पर होगा, विविध प्रकार के करों के बारे में, करों से संबंधित अवधारणाओं के बारे में। अंडरस्टूड? बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए।